जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन साहू, गायक एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत समेत 7 लोगों को पद्म विभूषण, लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई मरणोपरांत, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान मरणोपरांत, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल मरणोपरांत समेत 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले साल यानी 2020 के 73 पद्म पुरस्कार विजेताओं को भी आज राष्ट्रपति ने पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें प्रमुख नाम है पंडित छन्नूलाल मिश्र, बॉक्सर मैरी कॉम, अरुण जेटली मरणोपरांत, सुषमा स्वराज मरणोपरांत, जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत। इन्हें मिला पद्म विभूषण। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, उद्योगपति आनंद महिंद्रा को पद्म भूषण मिला। भोपाल गैस त्रासदी की लड़ाई लड़ने वाले अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत, एक्ट्रेस कंगना रनौत को और भी कई लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 3 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को पद्म विभूषण, असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। दूसरी सुर्खी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से, जहां सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने ही साथियों पर फायरिंग की। इसमें 4 जवानों की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। घटना आज भोर में करीब 3 से 3:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। फायरिंग करने वाले जवान का नाम रितेश रंजन है। रात में ड्यूटी पर तैनात था। उसने फायरिंग क्यों की ये अभी स्पष्ट नहीं। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर जवानों के अवसाद के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बात शुरू हो गई। तीसरी सुर्खी में बात बारिश को लेकर जारी अलर्ट की। तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। चेन्नई के कई इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक जलभराव है। बाढ़ की चेतावनी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जताया है। चेन्नई में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 160 बचाव और राहत कैंप बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें स्टैंड बाई पर हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित जिलों के स्कूल कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। चौथी सुर्खी आई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लखीमपुर हिंसा मामले में जांच उस तरीके से नहीं हो रही है जैसी उम्मीद थी। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। स्थानीय सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के आरोप लगे। मामले की समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान जो प्रमुख बातें उभर कर सामने आई उन्हें बिंदुवार समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की जांच पर असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा, हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी है, स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। पिछली सुनवाई के बाद हमने 10 दिनों का समय दिया, लैब रिपोर्ट नहीं आई, ये हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लैब रिपोर्ट 15 नवंबर तक तैयार हो जाएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी का नाम लिए पूछा कि क्या दोनों प्राथमिकी को, एफआईआर को जोड़कर एक विशेष आरोपी को लाभ देने का कोई प्रयास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट यहां जिन 2 प्राथमिकियों का जिक्र कर रही थी उसमें से एक एफआईआर 219 नंबर की किसानों पर हुए हमले के संबंध में है, जबकि 220 नंबर की एफआईआर उसके बाद हुई मॉब लिंचिंग के लिए। बेंच ने बिना किसी का नाम लिए कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक विशेष आरोपी को 2 प्राथमिकी को ओवरलैप करके लाभ देने की कोशिश की जा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि 2 एफआईआर हैं, एक में साक्ष्य एकत्र किए गए और इसका इस्तेमाल दूसरी में किया जाएगा। एफआईआर 220 में साक्ष्य एक आरोपी को बचाने के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों में जांच अलग अलग होनी चाहिए और दोनों मामलों में गवाहों के बयान स्वतंत्र रूप से दर्ज किए जाने चाहिए। बेंच ने जांच की निगरानी के लिए किसी दूसरे राज्य के रिटायर्ड हाईकोर्ट को नियुक्त करने का प्रस्ताव भी दिया। इस प्रस्ताव के पीछे कोर्ट की मंशा यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों मामलों के सबूतों में ओवरलैपिंग ना हो। सिर्फ प्रस्ताव ही नहीं दिया, बेंच ने जस्टिस राकेश जैन और जस्टिस रंजीत सिंह के नाम भी सुझाए, जो पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। यूपी सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट की ओर से दिए सुझावों पर राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए वक्त मांगा है। यूपी सरकार की तरफ से बात करते हुए हरीश साल्वे ने आज कोर्ट में साफ किया एक और बात कि पत्रकार रमन कश्यप की मौत गाड़ी से कुचलने की वजह से हुई थी। साल्वे ने कहा, पत्रकार को पहले आशीष मिश्र के साथ माना गया था, लेकिन फिर यह देखा गया कि किसानों के साथ कार ने उसे भी कुचल दिया था। 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद इस बात पर जोर दिया गया था कि पत्रकार रमन की हत्या किसानों ने पीट पीट के की। हालांकि रमन का परिवार शुरू से यह कह रहा था कि रमन की मौत गाड़ी से कुचलने की वजह से हुई और हत्या का जिम्मेदार आशीष मिश्र है।
हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर की पत्नी रूबी देवी, उन्होंने भी एसआईटी जांच के प्रति अविश्वास जताया। रूबी देवी की ओर से पेश वकील अरुण भारद्वाज ने यूपी पुलिस के साथ श्याम सुंदर की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि ये तस्वीर उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले की है। भारद्वाज ने कहा कि श्याम सुंदर की मौत पुलिस हिरासत में हुई, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बेंच ने भारद्वाज को यह कहते हुए फोटो दिखाने से मना कर दिया कि अदालत मामले की जांच नहीं कर रही। बेंच ने कहा, सीबीआई हर चीज का समाधान नहीं हो सकती। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा, हमने यूपी सरकार को जांच को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं कि कैसे जांच की जानी चाहिए, जिस पर यूपी सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कुछ वक्त मांगा है। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। ये सारे इनपुट्स हमें मिले कानूनी मामलों की खबर या वेबसाइट लाइव लॉ से।